वेलकम बैक। इस वीडियो में कवर करेंगे जॉन कीट्स की पोएम ब्राइट स्टार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल, जैसे कि अपन शुरू करते हैं अपना जो भी टॉपिक लेते हैं पहले उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं पोइटिक डिवाइसेस के साथ में। तो वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। देखिए, जॉन कीट्स रोट ब्राइट स्टार। इस पोएम को जॉन कीट्स ने लिखा कब? 1819 के आसपास। ठीक है, जो मेन चीज़ है उसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको ध्यान देना है बिल्कुल। जॉन कीट्स ने ब्राइट स्टार को लिखा था लगभग 1819 में, लेकिन ये जो पोएम है ये इनकी डेथ के बाद में 1838 में पब्लिश हुई थी। 1838 में इनकी डेथ के बाद लगभग 17 ईयर्स के बाद में, ओके, अंडर टाइटल दिस, यानी एक जर्नल था द प्लेमाउथ एंड डेवनपोर्ट वीकली। तो इस टाइटल के अंडर 1838 में उनकी डेथ के 17 ईयर्स के बाद में ये पब्लिश हुई थी। लेकिन इस पोएम के अंदर क्या है और कैसे ये इंस्पायर हुए तो वो जान लेते हैं। द पोएम इज ऑफन सीन एज वन ऑफ कीट्स फाइनल पोइटिक एक्सप्रेशन। इस पोएम के अंदर आपको कीट्स के फाइनल पोइटिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, उनके डीप इमोशनल एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस आपको दिखेंगे, लाइकली इंस्पायर्ड बाय हिज रिलेशनशिप। तो देखिए, पोएम लिखी गई इंस्पायर हो गए अपनी रिलेशनशिप से, और वो रिलेशनशिप थी इनकी अपनी बिलव्ड फैनी ब्राउन के साथ में। ये इनकी रिलेशनशिप लगभग इनकी लाइफ का जब एंड चल रहा था उस टाइम की है। whom he loved passionately during the last year of his life। लिखा है, मेंशन है कि इनकी लाइफ का लास्ट चल रहा था, उस समय ये फैनी से लव करते थे और उस रिलेशनशिप से इंस्पायर होकर इन्होंने ये पोएम लिखी थी। और आप तो जानते ही हैं कि जॉन कीट्स जो है एक मेजर रोमांटिक पोइट है। तो चलिए स्टार्ट करें, बेसिक नॉलेज हो गई, चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। देख लिए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में जब हम फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही आप देखिए आपको पोएम का मेन टाइटल दिख जाएगा, ब्राइट स्टार। तो डायरेक्ट एड्रेस की है ब्राइट स्टार को ये पोएम कि वुड आई वर स्टेड फास्ट एज दाउ आर्ट। आर के एक वर्ड आ गया, दाउ मीन्स यू, आर्ट नोट इन लोन स्प्लेंडोर हंग अलोफ द नाइट। जो भी वर्ड मुश्किल लगता है ना वो आपने नीचे देख लेना है, यहाँ आपको वोकैबुलरी में ज़रूर मिलेगा, वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर एक वर्ड है। देखिए, अलोफ्ट यानी अप इन द एयर, ऊपर की तरफ हवा में, स्प्लेंडोर इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, ब्रिलियंस, बहुत ज़्यादा चमकीला। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है, ब्राइट स्टार को कह रहा है, ब्राइट स्टार काश मैं भी तुम्हारे तरह कैसा होता, अडिग होता, बिल्कुल एकदम स्ट्रीट फास्ट, एज द आर्ट नोट इन लोन स्प्लेंडर हंग अलोफ्ट द नाइट, कि तुम्हारी तरह अडिग होता, रात को आसमान में अकेले ही, जैसे तुम बहुत ऊंचे आसमान में ऊंचाई पर जैसे तुम चमकते हो, एंड वॉचिंग और देखते हो, विद एटर्नल लीड्स अपार्ट। यहाँ एंजावमेंट है, लाइन के अंदर कोई पॉज नहीं आया, कंटिन्यू हो गई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देते हुए चलना है। एंजावमेंट आप मेंशन करना। पोइटिक डिवाइस के अंदर बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो बहुत ही कॉमन है, देखते ही पता लग जाती हैं, तो उनको मैं मेंशन नहीं करती हूँ, मैं डिस्कस करती हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि लास्ट तक वीडियो पर मेरे साथ बने रहा करो। एक छोटी छोटी चीज़ बीच बीच में हम डिस्कस करते रहते हैं, उसे नोट करते रहा करो। यहाँ एंजावमेंट है, आप लिख देना, अगर ये 4 लाइन आए रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट में या आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ जाए तो आप ज़रूर बताएंगे। ओके, नोट इन लोन स्प्लेंडर, कि खाली तुम चमकते नहीं हो ऊपर आसमान के अंदर, बल्कि देखते हो चारों तरफ, विद एटर्नल लीड्स अपार्ट लाइक नेचर्स पेशेंट स्लीपलेस एरामाइट। अब देखिए, एरामाइट क्या होता है? एरामाइट यानी हर्मिट, साधु। ठीक है, हर्मिट जो कि मतलब अकेले में रहना चाहता है, शांति से रहना चाहता है। तो तुम क्या करते हो? तुम ऊपर हो आसमान में, जैसे सितारे आसमान में ही होते, ऊपर आसमान में हो, तुम तेज चमकते हो, और चमकने के साथ साथ क्या कर रहे हो? तुम अपनी आंखों से, अपनी पलकों से तुम चारों तरफ देख रहे हो, अपनी पलकों को खोल रहे हो और चारों तरफ देख रहे हो, और ऐसे देख रहे हो जैसे एक पेशेंट होता है ना, पूरा धैर्य रख के और अपने आराम से अपने बिस्तर पर होता है, उस तरीके से तुम धैर्य रखे हुए हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक साधु की तरह हो, एक ऐसा साधु जो हमेशा अपनी आंखें खुली रखता है, जागता रहता है, जागृत रहता है हमेशा, तो उसकी तरह तुम हमेशा रहते हो। तो मैं तुम्हारी तरह ही अडिग रहना चाहता हूँ। ये जो लाइंस है ना, इस लाइंस के अंदर वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी बिलव्ड से बहुत प्यार करते हैं, और वो अपनी बिलव्ड के मतलब प्यार में एकदम अडिग रहना चाहते हैं। उनके ऊपर किसी तरह का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी उनका लव जो है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर नेचर से एग्जाम्पल लिए हैं, उन्होंने स्टार को बताया है कि जैसे स्टार जो है अडिग है, उस तरीके से उनका जो लव है वो भी एकदम अडिग रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए चेंज नहीं होना चाहिए।
क्लियर? चलिए पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज सिमली। किड्स ने यहाँ सिमली यूज़ की है, जैसे ही उन्होंने कहा ना कि लाइक नेचर्स पेशेंट। अब यहाँ पेशेंट जो है ना उसको आप पेशेंस से भी ले सकते हैं, धैर्य, क्योंकि पेशेंट जो होता है, जो रोगी है, परेशान है, बीमार है, उसे धैर्य बहुत रखना पड़ता है, आराम करते वक्त, दवाई लेते वक्त बहुत धैर्य रखना पड़ता है, तो आप इसको पेशेंस के साथ में भी जोड़ सकते हैं। तो किड्स ने यहाँ पर सिमली यूज़ की है, लाइक नेचर्स पेशेंट, स्लीपलेस एरमाइट, ये दोनों ही यहाँ पर एक तरह से कंपैरिजन के लिए यूज़ हुआ है। एक हर्मिट के लिए कहा, अब सिमली यहाँ यूज़ की है, साथ में लाइक और एज वर्ड अगर आ जाता है तो आप सिमली बता देंगे। सेकंड है पर्सोनिफिकेशन। द स्टार इज पर्सोनिफाइड एज वॉचिंग, कहा है ना कि देख रहा है ना, तारा जो है, सितारा जो है वो देख रहा है, तो कैसी क्वालिटी है? ह्यूमन टाइप क्वालिटी है। सो हियर इज पर्सोनिफिकेशन। अब ये आपने देखा होगा, अलग से कलर कर दिया, डब्ल्यू डब्ल्यू, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, तो एलिट्रेशन आप समझ ही गए होंगे। अपोस्ट्रोफी है यहाँ पे, देखिए कैसे किड्स ना जैसे ही शुरू करते हैं पोएम को, मैंने आपको कहा कि सीधा एड्रेस कर रहे हैं ब्राइट स्टार को डायरेक्टली, तो ये जो डिवाइस है ना इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत प्यारी सी छोटी सी पोएम है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। द मूविंग वाटर्स एज देयर प्रीस्ट लाइक टास्क। अब बात करेंगे, पहले आसमान की बात हो रही थी, सितारों की बात हो रही थी, अब जमीन पर बात कर रहे हैं वो, यानी धरती की बात कर रहे हैं। धरती पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वाटर बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। द मूविंग वाटर्स यानी नदियों की बात हो रही है। मूविंग वाटर कहाँ होगा? नदियों में होगा ना। द मूविंग वाटर्स एट देयर प्रीस्ट लाइक टास्क। अब ये जो नदियाँ हैं ये कैसा काम कर रही हैं? ये प्रीस्ट का काम कर रही हैं, एक तरह से जैसे पुजारी लोग होते हैं, शुद्धि करने का काम करते हैं, वो हवन करते हैं, पूजा करते हैं, वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। उसी तरीके से जो नदियाँ हैं ना वो कैसा काम कर रही हैं? ये शुद्ध कर रही हैं धरती को, ऑफ प्योर एवोल्यूशन। और देखो कंटिन्यू है, प्रीस्ट लाइक टास्क ऑफ प्योर एवोल्यूशन अराउंड अर्थ ह्यूमन शोर। जिस तरह से यहाँ इंसान के लिए जिस तरह प्रीस्ट जो हैं वो शुद्धि का काम करते हैं, उसी तरीके से नदियाँ जो हैं वो धरती के लिए शुद्धि का काम करती हैं। मैं तुम्हारे लिए वैसा ही बनना चाहता हूँ, यानी मेरा प्यार जो है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो लव है वो तुम्हारे लिए प्योर रहे। और गेजिंग ऑन द न्यू सॉफ्ट फॉलन मास्क ऑफ स्नो अपॉन द माउंटेन्स एंड द मोर। माउंटेन्स एंड द मूर, दोनों की बात कर ली। मूर यानी अनकल्टिवेटेड लैंड जो होता है वो, और माउंटेन्स आप जानते हैं पहाड़। स्नो की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ नदियों की बात हो गई, यहाँ स्नो की बात हो गई कि जिस तरह से पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जब गिरती है तो पहाड़ नए से दिखने लगते हैं, एकदम नयापन सा आ जाता है। तो कह रहे हैं कि मेरा जो लव है ना वो हमेशा फ्रेश रहे, हमेशा एकदम नयापन रहे उसके अंदर। हिडन मीनिंग जो है वो यही है कि वो अपना लव जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और गेजिंग ऑन द न्यू सॉफ्ट फॉलन, न्यू सॉफ्ट फॉलन यानी हल्की हल्की जो बर्फ़ गिर रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट जो बर्फ़ गिर रही है, नरम नरम जो बर्फ़ गिर रही है, वो जब पहाड़ पर गिरती है तो पहाड़ को और भी सुंदर बना देती है, खूबसूरत बना देती है, उसके अंदर ताजगी और नयापन ले आती है। तो यहाँ एक तरह से नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं उनका यूज़ किया है। तो चलिए अपन देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी आ गई यहाँ पर। पर्सोनिफिकेशन है, मूविंग वाटर्स, पर्सोनिफाई हो रहा है ना, मूविंग। अब ये मूविंग जो है ये क्या है? एक तरह से ह्यूमन टाइप क्वालिटी हो गई, तो मूविंग वाटर्स आ गया। अब मेटाफर देखिए कैसे है कि किड्स यूजेस अ मेटाफर इन प्रीस्ट लाइक टास्क। Priest like task, it means comparing the act of the waves washing the shore to a religious cleaning। जिस तरह से priest जो है क्लीनिंग का काम करते हैं, शुद्धता का काम करते हैं। क्लीनिंग का मतलब ये नहीं साफ सफाई, शुद्धता का काम करते हैं। मंदिर में पूजा पाठ हवन ये सब करते हैं, शुद्धि करते हैं। उसी तरीके से जो वेव्स हैं वो भी शुद्धि कर रहे हैं, तो एज अ मेटाफर यूज हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट जो लाइन्स हैं वो क्या कहेंगे, आगे देखिए। नो yet still steadfast, still unchangeable। अब यहाँ चेंज आ गया है एकदम से, आपको यहाँ पे ना नज़र आएगा कि एक चेंज आ गया। जो वो बोल रहे थे अभी तक कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और उसके बाद में देखिए एकदम से उनकी बातों में चेंज आ जाएगा कि नहीं, yet still steadfast, कि तुम्हारी तरह मैं स्थिर तो होना चाहता हूँ। स्टार को बोल रहे हैं, स्टार जो कि एक जगह है, स्टार को कह रहे हैं कि तुम्हारी तरह मैं स्थिर तो रहना चाहता हूँ, लेकिन स्टिल अनचेंजेबल, लेकिन चेंज नहीं होना चाहता या अनचेंजेबल रहना चाहता हूँ, मेरे अंदर कोई चेंज ना आए। पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट। अब यहाँ पे दो तरह के मीनिंग आ जाते हैं। अगर फिजिकल मीनिंग आप लेते हैं तो आप समझ ही रहे होंगे, पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की बात हो रही है, बिलव्ड की ब्यूटी की, फिजिकल ब्यूटी की बात हो रही है। लेकिन हम हिडन मीनिंग ही लेकर चलेंगे। जो मीनिंग यहाँ पर एक्चुअल जो निकलता है वो ये है कि मेरी जो बिलव्ड है
उसके दिल में मेरे लिए जो प्यार है वो एकदम मैच्योर हो जाए, यानी मेरा जो प्यार है उसको देखकर मेरी बिलव्ड के दिल में जो मेरे लिए लगाव, अट्रैक्शन, जो भी अफेक्शन है वो इतना मैच्योर हो जाए कि कभी चेंज ही ना हो। टू फील फॉर एवर, जिसे मैं हमेशा फील कर सकूँ। इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल। सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल, इट मीन्स हियर राइपनिंग ब्रेस्ट की जब अपन बात करते हैं, सांस जब अपन लेते हैं, तो हम जब सांस लेते हैं तो हम जो राइपनिंग ब्रेस्ट होती है वो ऊपर नीचे होती है, जैसे सीना जो है वो ऊपर नीचे होता है। लेकिन यहाँ बात क्या हुई है, ये हो रही है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल, जो हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं उसका कोई फ़र्क ना पड़े हमारी लाइफ पे। तो यहाँ फिजिकल मीनिंग अगर आप लेते हैं तो भी आपके सामने है, और अगर इसका एक्चुअल हिडन मीनिंग लेते हैं तो वो भी आपके सामने है कि पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल एंड स्वेल, कि मैं जितना प्यार उससे करता हूँ ना वो अपने लव को उससे भी ज़्यादा कहीं मैच्योर कर ले और मैं उसे फील करूं हमेशा, या उसका लव जो है उसे मैं हमेशा फील करूं, चाहे हमारी ज़िंदगी में कितने भी फॉल आए, स्वेल रहें। अवेक फॉर एवर इन अ स्वीट अनरेस्ट, कि मैं जब भी जागूं, यानी हमेशा हमेशा एक स्वीट अनरेस्ट। अवेक फॉर एवर इन ए स्वीट अनरेस्ट, यानी हमेशा मैं उसके आसपास ही अपने आप को फील करूं। अब यहाँ पे वो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ में इतना ज़्यादा लगाव हो कि मैं हमेशा, मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहें हमेशा, कभी भी मैं जब भी अपने आप को पाऊँ तो उसके साथ ही पाऊँ, यानी जब भी मैं अपने आप को महसूस करूँ तो ये महसूस करूँ कि वो मेरे आसपास ही है। क्लियर? देखिए मेटाफर है, द फ्रेज पिलोड अपॉन माई फेयर लव राइपनिंग ब्रेस्ट इज अ मेटाफोरिकल सजेशन, बहुत फिजिकल, मैंने बोला आपको फिजिकल क्लोजनेस भी है यहाँ पे और मैच्योरिटी भी है प्यार की। तो राइपनिंग जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, वो आप दोनों चीज़ बता सकते हैं, या फिजिकल क्लोजनेस की भी बात हो रही है कि मैं उसके इतना नज़दीक रहूँ कि मैं उसके सीने को फील कर पाऊँ। हाँ, जब वो सांस ले तो जैसे वो सांस ले तो जिस तरीके से उसके शरीर के अंदर चेंज आए वो मुझे महसूस हो। और यहाँ मैच्योरिटी ऑफ लव की बात भी हो रही है कि मैं उसके नज़दीक हूँ, इतना नज़दीक रहूँ कि मतलब मैं हमेशा फील करूँ कि वो मेरे आसपास ही, चाहे हमारी लाइफ में कितना ही फाल आए, कितना भी अप आए ज़िंदगी में, चाहे कैसे उतार चढ़ाव हो, लेकिन हम साथ हों। पैराडॉक्स, द फ्रेज स्वीट अनरेस्ट, यहाँ पे विरोधाभास है, क्योंकि देखो स्वीट भी है और अनरेस्ट भी है। जब आप बेचैन होंगे तो स्वीट वर्ड तो साथ में यूज़ नहीं कर पाओगे ना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए। सो हियर इज पैराडॉक्स, ब्लेंडिंग हो रहा है ना अपोजिट कैप्चर्स का। आगे देखिए ये 2 लाइंस जो हैं इसके अंदर देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए स्टिल, स्टिल रिपीट कर रहे हैं, स्टिल स्टिल टू हियर हर टेंडर टेकन ब्रेथ एंड सो लिव एवर्स और एल्स सोन टू डेथ, कि अब भी उसकी, मतलब मैं जो सॉफ्ट जो सांसें हैं ना उनको सुनना चाहता हूँ, ऐसे ही हमेशा, जैसे मैं अभी सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, वो मेरे पास है, मैं उसे फील कर रहा हूँ, मैं ऐसा हमेशा फील करना चाहता हूँ। शायद हो सकता है कि किड्स जो है अपनी, जैसा कि बताया गया है कि ये पोएम उन्होंने लिखी अपनी बिलव्ड के लव में जब वो थे, तो उन्होंने उससे इन्फ्लुएंस होके, उससे इंस्पायर होके इस पोएम को लिखा था। तो लास्ट टाइम उनकी एज का चल रहा था, शायद हो सकता है उन्हें पता लग गया हो, ट्यूबरक्लोसिस था उनको, उन्हें पता लग गया होगा कि वो अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। तो यहाँ वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं वो सॉफ्टनेस फील करूँ, उसकी सांसों को मैं हमेशा फील करूँ, यानी वो हमेशा मेरे साथ बनी रहे, हमेशा। कब तक? मेरी ज़िंदगी तक, मेरी मौत तक, यानी हमेशा। मतलब अगर ऐसी ज़िंदगी मुझे ना मिले ना तो मैं मरना पसंद करूँगा। एंड सो लिव एवर, यानी हमेशा जीना चाहता हूँ उसके साथ। और अगर ऐसी ज़िंदगी ना मिले तो फिर मैं मर जाना चाहूँगा, और एल्स सोन टू डेथ। क्लियर? देखिए इसके अंदर कंट्रास्ट आया है कि किड्स ने कंट्रास्ट यूज़ किया है, लिव एवर एंड सोन टू डेथ। ये आपको एक तरह से ना एक्सट्रीमिटी बताते हैं इमोशंस की, उसके भावनाओं की एक्सट्रीमिटी बता रहे हैं। यहाँ कंट्रास्ट आ गया किस चीज़ के बारे में? एटर्नल लाइफ एंड डेथ, दोनों के बारे में। तो कंट्रास्ट आप लिखेंगे, हाइपर बोले है, देखो कितना बड़ा चढ़ा के बोला है ना कि सोन टू डेथ। इफ़ ही कुडंट रिमेन इन दिस स्टेट, कि अगर वो उसके साथ ना रह पाया तो वो मरना पसंद करेगा, यानी मेरी बिलव्ड हमेशा मेरे साथ रहे, वो मेरे आसपास रहे, मैं उसे हमेशा फील करूँ अपने पास में। अगर ऐसा ना हो पाए ना तो फिर मेरी ज़िंदगी चाहे ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हाइपर बोले भी हो गया। चलिए अब हम पोएम के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी अपन करते हैं ना कोई भी टॉपिक। तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये ज़रूर करना चाहिए, ध्यान देना है। ऑथर है जॉन कीट्स, इनके बारे में डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ लेंगे हम। आगे फॉर्म पे चलते हैं, पहले पोएम के बारे में ही जान लेते हैं। जॉन कीट्स के बारे में आगे आपको पता लग जाएगा कि डिटेल से यहाँ पर क्या बताया गया है। पहले लाइफ स्पैन यहाँ पे बता दी गई है, इंग्लिश रोमांटिक पोइट है। चलिए आगे डिस्कस कर लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले फॉर्म देख लेते हैं। द पोएम इज ए शेक्सपियरियन इंग्लिश सोनेट। अब यहाँ ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान रखना, ये जो पोएम है
ये वैसे तो लिखी गई है शेक्सपियरियन स्टाइल से, ओके। 14 लाइंस में कंसिस्ट हो रही है, आइम्बिक पेंटामीटर है इसके अंदर, लेकिन जो वोल्टा आता है ना, जो चेंज आता है वो शेक्सपियरियन स्टाइल का नहीं है, क्योंकि शेक्सपियरियन के अंदर वोल्टा जो है वो अलग लाइन के अंदर आता है और यहाँ पे वोल्टा अलग आया है, यहाँ 9th लाइन के अंदर ही वोल्टा आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज है। पेट्रार्कन के अंदर ये चीज़ होती है। ये मैंने जब आपको सोनेट समझाई है तो मैंने आपको ये टॉपिक करवाया भी है बहुत अच्छे तरीके से। जब शेक्सपियर की सोनेट को मैंने डिस्कस किया है ना, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि शेक्सपियरियन सोनेट कौन सी हैं, मतलब सॉरी किस तरीके की होती हैं, कहाँ वोल्टा आता है, क्या चीज़ किस तरीके से डिस्कस की जाती है। और ये जो है ये पेट्रार्कन के अंदर होता है, तो इसके अंदर दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ये पोएम जो है शेक्सपियरियन है, और वैसे अगर आप देखें वोल्टा के हिसाब से थीमेटिक जब शिफ्ट जो आता है वो 9th लाइन में ही आ जाता है, जब वो कहते हैं ना कि नो येट स्टिल स्टिड फास्ट स्टिल अनचेंजेबल। यहाँ पे स्पीकर जो है चेंज कर लेता है एकदम से कि स्टार की तरह वो रहना तो चाहता है कांस्टेंट, लेकिन फिर भी कैसा चाहता है कि चेंज नहीं करना चाहता, मतलब वो कांस्टेंट तो रहना चाहता है लेकिन फिर भी कैसा होना चाहता है कि उसका लव जो है वो चेंज ना हो, क्योंकि स्टार तो मूव भी करता है ना, इस वजह से। वाइल टिपिकल शेक्सपियरियन सोनेट प्लेस द वोल्टा क्लोजर टू द फाइनल राइमिंग कपलेट, है ना, फाइनल में आता है और यहाँ पे 9th लाइन में ही आ गया। और यहाँ पे जो राइम स्कीम है वो A B C D E F G, ठीक है। चलिए अब द हाइब्रिड अप्रोच मेक्स ब्राइट स्टार। अब ये चीज़ भी कही गई है, पढ़ने को मिला है हमें भी कि ब्राइट स्टार को अगर आप इस तरह से अगर कहें कि ये एक अप्रोच है, हाइब्रिड अप्रोच है, तो जैसे कि आजकल मार्केट में आप देखते नहीं हैं कि हर चीज़ का हाइब्रिड एक फॉर्म आ रखा है, तो मे बी पढ़ा है इसके बारे में, तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि एक हाइब्रिड अप्रोच को ये मानता है कि ब्राइट स्टार जो है हाइब्रिड अप्रोच है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं, शेक्सपियरियन भी है, पेट्रार्कन भी है। डिस्टिंक्ट ब्लेंडिंग द इंग्लिश सोनेट स्ट्रक्चर्ड राइम स्कीम यहाँ मेंशन किया है मैंने, तो आप देख लेना, पेट्रार्कन सोनेट और इंग्लिश सोनेट दोनों का है, इस वजह से हाइब्रिड अप्रोच है। थीम, central theme is the speaker's desire for a steadfast love, one that is constant yet grounded in human intimacy, ठीक है। तो ये थीम है इसका, सेंट्रल थीम क्या है कि उसकी डिज़ायर है, उसका जो लव है वो एकदम अडिग रहे, कहीं चेंज ना हो। मैसेज क्या है? पोएम्स मैसेज इज दैट वाइल एटर्नल कंसिस्टेंसी इज एडमायरेबल, ट्रू फुलफिलमेंट कम्स फ्रॉम क्लोजनेस विद अनदर पर्सन, है ना। अगर फुलफिलमेंट अगर जो होता है ना, फुलफिलमेंट, ट्रू फुलफिलमेंट जो होता है क्लोजनेस से ही आता है। अगर कोई इंसान एक दूसरे के साथ रहता है, मतलब जैसे एक है दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, अटैचमेंट रखता है, तो एक फुलफिलमेंट नहीं आती। सामने वाला भी अगर उतना ही अटैचमेंट रखता है तो एक फुलफिलमेंट आ जाती है। तो ये एक मैसेज आपकी ये जो पोएम है वो कन्वे करती है। तो अब जान ले एक बार कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स जो हैं किस तरह के राइटर हैं। जॉन कीट्स का लाइफ स्पेन देखिए 1795 से 1821 के बीच का ही रहा है। अब बात करते हैं प्लेस कि कहाँ इनका जन्म हुआ, तो लंदन में इनका जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1795 में। एक हम्बल फैमिली थी इनकी, लेकिन ये बेचारे फैमिली से भी, मतलब इनकी फैमिली के अंदर भी बहुत सारी ट्रेजिडीज़ जो है बहुत सारी हुई हैं। कभी डिटेल में जॉन कीट्स को हम स्टडी करेंगे तो आपको बताएंगे। 1817 में इनकी फर्स्ट बुक जो है पब्लिश हुई थी, पोएम्स विच रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज़। सम ऑफ हिज फेमस पोएम्स इंक्लूड ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ओड टू ऑटम, ब्राइट स्टार, वुड आई वर स्टिड फास्ट एज द आर्ट। ये इनकी वेल नोन वर्क्स है, और भी बहुत है, कुछ हमने मेंशन करे हैं यहाँ पे। वाइल ही वॉज अलाइव, जब वो जिंदा थे, किड्स फेस्ड हार्श क्रिटिसिज्म, डिड नॉट गेन द रिकॉग्निशन ही लॉन्ग्ड फॉर। जिंदा रहे जब तक इनको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी बहुत ज़्यादा। हाउएवर आफ्टर हिज डेथ हिज रेपुटेशन सॉर्ड। इनकी डेथ के बाद में रेपुटेशन जो है खूब हुई। टुडे ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट। आप जानते ही हैं कि बहुत ही ज़्यादा वेल नोन रोमांटिक अगर पोइट कोई हैं, जाने जाते हैं, जॉन कीट्स हैं, ठीक है। तो एक बार देख लें राइम स्कीम को। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसकी जो राइम स्कीम है शेक्सपियरियन है, तो देख लेते हैं कि किस तरह से राइम स्कीम निकालते हैं। वैसे तो आप लोग मास्टर हो गए हैं राइम स्कीम के। राइम स्कीम जब भी अपन निकालते हैं, लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको बोलकर देखते हैं, साउंड को देखते हैं, ओके। तो लास्ट जो वर्ड है उसको एक बार अंडरलाइन कर लो। आर्ट, साउंड आया, आर्ट। नाइट, थोड़ा डिफरेंट है ना, आर्ट, नाइट। अपार्ट, द सेम, आर्ट, अपार्ट। सो ए, नाइट, एरामाइट, नाइट एंड एरामाइट सेम साउंड। सो नाइट को आप बी अगर मानते तो एरामाइट भी बी हो जाएगा, तो ए बी। इसी तरीके से राइम स्कीम आपने निकालनी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, तभी पता चलता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिए जल्दी सी,
और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।